नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे विधायक का पत्र जारी, पहाड़ की समस्या भारी। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में नए सिरे से परिसीमन कराने की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में खुद सत्ताधारी दल के विधायक किशोर उपाध्याय ने राज्य में नए सिरे से परिसीमन कराकर लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकसभा की 11 और विधानसभा की 101 सीटें बनाई जानी चाहिए। विधायक की ओर से इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को एक पत्र भी लिखा गया। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि राज्य में पलायन और पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी कम हो रही है और ऐसे में अगर आबादी के आधार पर परिसीमन कराया गया तो 2027 से शुरू होने वाले परिसीमन में पहाड़ की विधानसभा सीटों की संख्या घटने का खतरा रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में परिसीमन का आधार क्षेत्रफल को मानते हुए नए सिरे से परिसीमन तय किए जाने की जरूरत है। तो वहीं अपनी ही पार्टी के विधायक की इस मांग के बाद राज्य सरकार मंथन में जुट गई है। हालांकि विपक्ष का तर्क है कि किशोर उपाध्याय को मीडिया में सुर्खियां न बटोरते हुए केंद्र और राज्य सरकार से नए सिरे से परिसीमन की मांग करनी चाहिए। आपको बता दें कि साल 2002 में पहला परिसीमन राज्य में हुआ था। परिसीमन आयोग का गठन होने से पहले ही नए राज्य उत्तराखंड का परिसीमन हो चुका था, जिसे राज्य के पहले चुनाव में लागू किया गया था। इसके बाद 2002 के बाद प्रदेश में 2007 में दूसरा परिसीमन हुआ था। हालांकि परिसीमन आयोग की फाइनल रिपोर्ट साल 2008 में आयोग को सौंपी गई और जिसके आधार पर उत्तराखंड में 2012 के विधानसभा चुनाव हुए। यहां पर बता दें कि 2012 के परिसीमन का आधार 2001 की जनगणना थी और विधानसभा को लेकर जहां मैदानों में 1 लाख से अधिक जनसंख्या को एक विधानसभा का मानक रखा गया, तो वहीं पहाड़ों पर इसे घटाकर 1 लाख से कम 85,000 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्र को एक विधानसभा बनाने का मानक रखा गया। हालांकि इतनी रियायत रखने के बाद भी पहाड़ का नेतृत्व घटने लगा। अब यही चिंता किशोर उपाध्याय को भी है। इसी वजह से उन्होंने सरकार से आबादी के आधार पर परिसीमन न कराकर क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन कराने की मांग की है। सवाल यह है कि क्या संवैधानिक लिहाज से किशोर उपाध्याय की मांग जायज है? क्या सरकार किशोर उपाध्याय की मांग को पूरा करेगी या नहीं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में नए जिलों की मांग के बीच राज्य में अब नए सिरे से परिसीमन करने की मांग तेज हो गई। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने राज्य में नए सिरे से परिसीमन कराकर लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकसभा की 11 और विधानसभा की 101 सीटें बनाई जानी चाहिए। विधायक की ओर से इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को एक पत्र भी लिखा गया है। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि राज्य में पलायन और पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी कम हो रही है। ऐसे में यदि आबादी के आधार पर परिसीमन कराया गया तो 2027 से शुरू होने वाले परिसीमन में पहाड़ की विधानसभा सीटों की संख्या घटने का खतरा रहेगा। नहीं, मेरी मांग नहीं, ये तो समय की आवश्यकता है। मैं अभी विधानसभा अध्यक्ष जी से मिला था और उनसे मैंने जो ज्वलंत हमारे समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा नहीं तो जो राज्य की अवधारणा है वो ख़त्म हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में जो विधानसभाएं हैं और पिछली बार भी जब परिसीमन हुआ था तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक गया कि जो है वो विधानसभाओं की संख्या कम नहीं होनी चाहिए पर्वतीय क्षेत्र में। आप मैदान में बढ़ाइए, हमें कोई नहीं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में कम मत करिए। नहीं तो 16 सीटें कम हो रही थी और उस समय हम उसको उतना बना नहीं पाए, नहीं तो मेरे ख्याल से एक भी सीट कम नहीं होती। अब जैसे यहाँ देहरादून में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में सीटें बढ़ गई हैं तो उससे लोगों में कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। तो मैंने पहली बात तो उनसे ये कही है, निवेदन किया है कि कम से कम 101 सीटें यहाँ विधानसभा में होनी चाहिए। बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन माननीय किशोर उपाध्याय जी का इस तरह से मीडिया में ये बात रखना समझ में नहीं आया। अटपटा इसलिए है क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं। अच्छा होता कि वो अपनी केंद्र सरकार से और यहाँ राज्य में जो उनकी सरकार है उसके प्लेटफॉर्म पर ये बात रखते, क्योंकि सरकारें उनकी हैं और निर्णय भी उन्हीं को करना है। तो ऐसे में डुगडुगी पीटने से अच्छा होगा कि अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात उठाएं, अपनी पार्टी के समक्ष आधार बताएं किस आधार पर वो ये कह रहे हैं और उसके बाद इसके लिए मशक्कत करें कि ये पॉसिबल हो पाए, क्योंकि ये जरूरी भी है।
हमारा प्रदेश छोटा जरूर है, लेकिन इसकी जो दुर्गम स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक विषमताएं हैं, उसके मद्देनजर जो प्रतिनिधित्व की बात उन्होंने कही है, उसको बढ़ना ही चाहिए। देखिए, भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने जो मांग की है, ये उनकी अपना दृष्टिकोण होगा, जिस दृष्टिकोण के तहत उन्होंने ये कहा है। लेकिन परिसीमन एक संवैधानिक व्यवस्था है और उसके कुछ मानक हैं, और उन्हीं मानकों के तहत देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं का परिसीमन किया जाता है। ठीक है, अब उनकी मांग जो है वो संवैधानिक व्यवस्था की कसौटी पर कितनी खरी है, ये तो परीक्षण का विषय है। ठीक है, लेकिन अगर उनका दृष्टिकोण उत्तराखंड के विकास को लेकर के है, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या विधायक और सांसदों के बढ़ने से ही क्षेत्र का विकास संभव होता है ना? क्योंकि विधायक और सांसद चाहे कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन सरकार में सरकार का जो ढांचा होता है वो किसी भी राज्य के या देश के विकास के लिए, नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो 13 जिलों के इस राज्य में जहां 70 से ज़्यादा विधानसभाएं हैं, 70 विधायक हैं, तो इन 70 विधायक अगर अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के अगर जागरूक हों, तो अपने क्षेत्रों का विकास वैसे ही संभव हो जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वर्ष 2002 में पहला परसीमन राज्य में हुआ था। परसीमन आयोग का गठन होने से पहले ही नए राज्य उत्तराखंड का परसीमन हो चुका था, जिसे राज्य के पहले चुनाव में लागू किया गया। इसके बाद 2002 के बाद प्रदेश में 2007 में दूसरा परसीमन हुआ था। इसके बाद जनसंख्या के लिहाज से सरकार ने रियायत भी दी। बावजूद इसके पहाड़ का नेतृत्व घटने लगा। यही चिंता किशोर उपाध्याय को भी है। इसी वजह से उन्होंने सरकार से आबादी के आधार पर परसीमन न कराकर क्षेत्र के आधार पर परसीमन कराने की मांग की। भाजपा संगठन ने भी विधायक की इस मांग का समर्थन किया है। देखिए, विपक्ष को अपना काम करना है, लेकिन परसीमन तो होना है ना। ये तो 2026 में पूरे भारत का परसीमन होना है। तो अगर विधायक ने चिंता जताई है कि क्षेत्रफल बड़ा होता है पहाड़ में और उसका प्रतिनिधित्व कम होता है, वनस्पत घनत्व के अगर मैदान में देखें तो उसका घनत्व और पहाड़ का घनत्व अंतर है, तो अगर जनप्रतिनिधि बढ़ने तो निश्चित स्वागत योग्य है, क्यों न बढ़े। और लोकसभा जब पहले थी तब जनसंख्या कम थी। अब धीरे धीरे आप देखेंगे हरिद्वार और उधम सिंह नगर और देहरादून के अगर तराई क्षेत्र को ही देखें तो जनसंख्या बहुत हो गई। देखिए, इसमें जो उन्होंने सीटें बढ़ाने की बात की है, कुछ तो हद तक हम उसको मान सकते हैं कि ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ वो अपने एक कुनबा अपने विधायकों के लिए राहतें देने के लिए ये काम कर रहे हो, तो गलत है। पर जहां तक परिसीमन की बात कर रहे हैं, वो जनसंख्या बिल्कुल ना हो। वो जो है पहाड़, हमारा क्षेत्र जो उत्तराखंड है वो एक पहाड़ी क्षेत्र है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों का क्षेत्र है। यहाँ पर जो अगर विधायकों की संख्या और सांसदों की संख्या बढ़ती है तो ये उचित है, लेकिन ये बिल्कुल जनसंख्या के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि अभी जब लोकसभा चुनाव हुए थे और वर्तमान में जो केदारनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है, इसमें हमने खुद देखा है कि एक विधायक को जो 15 दिन का जो अपना प्रचार प्रसार का समय भी मिलता है, वो नाकाफी होता है। ऐसी स्थिति में जो सड़कों का नेटवर्क भी एक खास से मायने रखता है कि वो भी नहीं है। कुल मिलाकर नए जिलों की मांग के बीच राज्य में नए सिरे से परसीमन कराने की मांग शुरू हो गई है। अनुमान है कि साल 2027 में परसीमन के बाद पहाड़ में सीटें घटने का अनुमान है। इसको देखते हुए आबादी के आधार पर परसीमन न कराकर क्षेत्रफल के आधार पर परसीमन कराने की मांग की जा रही है। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या संवैधानिक लिहाज से किशोर उपाध्याय की मांग जायज है? क्या सरकार किशोर उपाध्याय की मांग को पूरा करेगी? क्या पहाड़ प्रदेश में पहाड़ की सीटें और घटेंगी? आखिर क्यों पहाड़ में आबादी का घनत्व लगातार घटता जा रहा है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। सबसे पहले इनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में रविंद्र कुमार जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। और पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। और आगे हमारे साथ में प्रांजल नौडियाल साहब जुड़ेंगे, महासचिव भू कानून संघर्ष समिति की ओर से। और हमारे साथ में कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। अपनी चर्चा की शुरुआत आज हम रविंद्र
कुमार जी के साथ में करेंगे। रविंद्र जी, जो मांग की गई है, क्या ये मांग जायज हो और इस पर फिलहाल क्या विचार विमर्श चल रहा है? अनम्यूट सर, अनम्यूट कीजिए पहले। गरिमा जी, देखिए, परिसीमन की एक संवैधानिक तरीका होता है, एक समय होता है उसका। और मुझे लगता है कि 26-27 में ये परिसीमन होना है। और इस परिसीमन में क्या आधार रहेगा, किस जगह पे सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी या क्या होगा, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, चाहे सांसद की सीटें यहाँ बढ़े तो चाहे विधायक की सीटें बढ़े, ये बढ़नी चाहिए। पहाड़ का प्रतिनिधित्व ज्यादा से ज्यादा केंद्र में भी और राज्य में भी एक पहाड़ का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन कैसा होना चाहिए, देखिए मैं आपको बताऊं, उदाहरण भी हैं कई सारे। अगर हमारे यहाँ पहाड़ की सोच रखने वाला आदमी, जो पहाड़ को कहीं ना कहीं के विकास को लेके, यहाँ की संस्कृति को लेके, यहाँ के संस्कारों को लेके, यहाँ के तरीकों को लेके उसको आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि आप बना तो नहीं, जैसे कई स्थानों पे, कई राज्यों में देखा, झारखंड ही देख सकते हैं जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हुई झारखंड में। कहने को तो आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन किस प्रकार से वहां पे लगातार आदिवासियों की ही कहीं ना कहीं आबादी कम होने का काम हुआ। इस तरीके का पहाड़ का व्यक्ति नहीं चाहिए हमें। यहाँ का पहाड़ का वह व्यक्ति चाहिए जो यहाँ के संस्कृति, संस्कार, यहाँ के कल्चर को कहीं ना कहीं संरक्षण दे सके, यहाँ की बोली, भाषा और यहाँ के जल, जंगल, जमीन की रक्षा कर सके। ये नहीं कि यहाँ पे आके सैकड़ों बीघा जो जमीन थी, जो अभी माननीय धामी जी के नेतृत्व में खाली हुई है, ऐसे लोगों को कब्जा करा दिया जाए और धार्मिक आधार के नाम पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार और ऐसा नेतृत्व यहाँ पे होना चाहिए और इन्हीं हाथों को वो नेतृत्व मिलता है। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। थपलियाल साहब का रुख कर लेंगे। थपलियाल साहब यूकेडी के नेता है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर, सीटें बढ़ाने की मांग राज्य में हो रही है, परिसीमन की मांग तेज हो गई है, क्या लग रहा है सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले में अपना स्टैंड लेगी? देखो, और इसकी यूं तो जरूरत कितनी है? जो परिसीमन की मांग है, ये हमेशा से क्षेत्रीय दल इस मांग को उठाता रहा है। और जब परिसीमन राज्य बनने के समय में हुआ था, तो उस समय हम लोग, जो अभी किशोर उपाध्याय जी कह रहे हैं, तो किशोर उपाध्याय उस समय कांग्रेस में होते थे और ये इन्होंने हमें कहा कि हमें एक ड्राफ्ट बनवा दो परिसीमन के ऊपर कि किस तरह परिसीमन हो। और हम एक वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, हम एक साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे। अभी वो कह रहे थे कि मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन उनको शायद अगर कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा तो वो नहीं बता पाएंगे। मैं निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी जो फॉलो अप है और अभी भी जो वो एक बॉल की तरह खेल रहे हैं इस मुद्दे पे, ये एक हास्यास्पद है। क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया है निश्चित रूप से जो परिसीमन है, और ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, जैसा होना चाहिए संविधान के मुताबिक, तो ये काम चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग ने लास्ट टाइम जब हुआ था परिसीमन, खुद चुनाव आयुक्त यहाँ आए थे, जगह जगह उन्होंने अपनी सभाएं की थी। और हम हर सभा में, चाहे पौड़ी में सभा हुई, चाहे यहाँ सभा हुई, हम उनकी सभाओं में जाकर अपना पक्ष रखते थे। लेकिन उसी पक्ष रखने के कारण जो 85,000 जो एक क्राइटेरिया माना गया पहाड़ की सीटों के लिए, क्योंकि परिसीमन संविधान के मुताबिक क्षेत्रफल के आधार पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम जंगली जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो। प्रतिनिधित्व जनता का होता है, जो जनमानस है उसका प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधि करता है। तो फिर तुम काहे को क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूरी तौर से अगर परिसीमन किया जाएगा, तो हमारे उत्तरकाशी के 16 विधायक होंगे और देहरादून और हरिद्वार के 2-2 विधायक होंगे, जहां इतनी भरपूर जनसंख्या रह रही है, जिसका प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधि ने करना है। तो निश्चित रूप से ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसको कि बहुत मंथन के तौर पे एक समग्र रूप से इसमें हम लोगों को
सोचना चाहिए और इसकी को किस तरह से हम चुनाव आयोग को रखें इस मुद्दे को, कि किस तरह से उसने, जिस तरह लास्ट में उन्होंने 10 सीटें काट रहे थे, लेकिन हमारे इस प्रेशर के कारण कि साहब पर्वतीय क्षेत्र में जो जनसंख्या का मानक है थोड़ा कम कर दो, जिससे कि यहाँ पे प्रतिनिधित्व मिल सके जो भी है। तो उस समय 10 सीटों की जगह में 6 सीटें कम हुई थी और 4 सीटें मतलब हमने बचा दी थी। तो ये जो रीजंस है, इस तरह का काम करना पड़ेगा। और जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पहाड़ में ऐसा ना हो कि डेमोग्राफी बदल रही है, डेमोग्राफी का ये लेना देना, ये इनका एक ऐसा मुद्दा है जो एक अगेन जनता क्या किया धामी जी ने उस पहाड़ में इस बार, मजार कोई लेना देना है मजार का जनसंख्या के ऊपर? मजार है तुलवारी, बाकी क्या किया? क्या मुस्लिम समुदाय को वहां से भगा दिया? क्या किया? जो ये कह रहे हैं कि धामी जी ने पहाड़ में किया और ऐसे लोग होने चाहिए जो संस्कृति और संस्कारों वाले हो, वे नया फीता नापेंगे ये कि यहाँ के संस्कृति और संस्कार जो हमारे मुस्लिम भाई सदियों से टिहरी में रह रहे हैं, जहां से किशोर उपाध्याय बोल रहा है कि टिहरी में उनकी संस्कृति संस्कारों को इन्होंने कभी देखा है? जो मुस्लिम समुदाय हमारे साथ सदियों से रह रहा है पहाड़ में। इसलिए ये जो चीज हर जगह अपने मुद्दे को डालकर हमारे बीच में एक विभाजन क्रिएट करने की जो आदत सी बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, वो देश हित में नहीं है, राज्य हित के में नहीं है और समाज हित में भी नहीं है। इसलिए परिसीमन का जो मामला है ये बहुत संवैधानिक मामला है और संवैधानिक जो संविधान के ज्ञाता है उनको इसके ऊपर आत्ममंथन करके अपना एक प्रारूप बना के, क्योंकि अभी भी वो जो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि एक राज्य साउथ इंडिया का ऐसा था कि उन्होंने कहा कि साहब हमने यहाँ पे जनसंख्या जो नियंत्रण है बहुत कठोरता से हमने वो कानून लगाया और जिसके कारण हमारा जनप्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है। तो ये भी चीज आती है और तब उन्होंने कहा कि जिन जिन राज्यों की ये प्रॉब्लम है उसको सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे लाओ, एक जगह लाओ, तब हम फैसला दे पाएंगे। नहीं तो अलग अलग जगह से अलग अलग समस्याएं लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है परिसीमन के मामले में, तो ये बड़ी भारी समस्या सुप्रीम कोर्ट को भी आ जाती है कि किस तरह का निर्णय और फैसला इस मामले में दे। इसलिए हम लोगों को इस पे आत्ममंथन करने की जरूरत है और निश्चित रूप से पहाड़ का जो प्रतिनिधित्व कम हो रहा है उन चिंताओं को भी हमें सोचना पड़ेगा। नहीं तो पहाड़ पलायन की जो में दंश झेल रहा है, ये कहीं ऐसा ना हो कि पहाड़ हमारे हाथ से खिसक जाए, खाली पहाड़ रह जाए, ये चिंता। क्योंकि सीमांत क्षेत्र है, सीमाओं का भी सवाल है कि हाँ सीमाएं खाली न हो लोगों से, ये हमारी समस्या है। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। सर, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है पूरे मामले में? सीटें बढ़ाने की जो मांग है वो कितनी, उस पर क्या लग रहा है, सरकार क्या एक्शन लेने वाली है? गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को पढ़ते नहीं हैं, कानून को पढ़ते नहीं। किशोर उपाध्याय जी 3 बार के एमएलए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका सम्मान है, लेकिन मेरी उनको सलाह है कृपा करके कानून को पढ़ लीजिए। केंद्र में आपकी सरकार है और कोई भी परिसीमन होता है उसका आधार जनगणना होता है। जनगणना अधिनियम 1948 हमारे देश में लागू है। आपकी केंद्र में सरकार है, आप जाकर मोदी जी से कहिए ना कि जनगणना अधिनियम 1948 में संशोधन कर दीजिए। काहे को ये लेटर बम फोड़ रहे हैं? इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप जाके, आपकी सत्ता है, आपके पास भारी बहुमत है, आप अमेंडमेंट कराइए ना। आप जनगणना तो करवा नहीं पा रहे हैं। 2011 अंतिम जनगणना है, उसके बाद 2020-21 में जनगणना होनी थी, आपकी सरकार नहीं करा पाई। कहते तो आप ये हो कि हम डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, एक जनगणना तो आपसे हो नहीं पा रही है। और बात करते हैं परिसीमन की, 4 मंत्री पद खाली हो तो आपसे भरे नहीं जाते। तो पहले आप जनगणना करवाइए, जब जनगणना के डाटा आ जाएंगे तब आप परिसीमन की बात करिए। आप किसको बरगला रहे हैं? काहे झूठ बोल रहे हैं? और विधानसभा अध्यक्ष को देने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है? आपको देना जाकर गृह मंत्री जी को दीजिए ना। गृह मंत्री जी को कहिए जिनके अधीन जनगणना होनी है कि अमित शाह जी कृपा करके जनगणना कराइए तत्काल। 2011 के डाटा हैं, इसके बाद के डाटा नहीं है। जब डाटा आ जाएंगे और साथ में कहिए कि अमेंडमेंट करिए, इसमें क्लॉज जोड़िए बाकायदा की पर्वतीय क्षेत्रों में
जनसंख्या घट रही है। जैसे मेरे भाई रविंद्र जी कह रहे थे कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, मैं चलो इन्हीं की बात मान लेता हूँ। डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अमित शाह जी को समझाइए और कहिए कि वहां भौगोलिक आधार पर परिसीमन करवाइए। हम भी पक्षधर हैं, भौगोलिक आधार पर करवाइए ना, क्यों नहीं कहते हैं? किसको बरगला रहे हैं? क्यों हिट एंड रन की राजनीति कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, किशोर उपाध्याय जी को मैं बहुत बारीकी से जानता हूं, उन्हें समझता हूं। उनकी टिहरी की सीट खतरे में, क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी के तीनों नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं। पिछली बार जो मंत्री थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रत्याशी रहे वो भी भारतीय जनता पार्टी में, और किशोर उपाध्याय जी कांग्रेस में गए। तो भारतीय जनता पार्टी में इनकी दाल गल नहीं रही है, वहां इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, जिले का संगठन नहीं पूछ रहा, प्रदेश का संगठन नहीं पूछ रहा। तो ये इन्होंने नया तरीका निकाला है ताकि इनकी चर्चा हो, इनसे लोग बात करें। और इन्होंने जो कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, तो आदरणीय थपलियाल जी ने आज सारी बात कही है। मैं इसमें आदरणीय ज्योति सिंह बिष्ट जी का नाम भी जोड़ना चाहूंगा, जिन्होंने लगातार उसमें मेहनत की है। उस पिटीशन में ज्योति सिंह बिष्ट जी उस पिटीशन में मेहनत कर रहे हैं। अगर पूछना है तो ज्योति सिंह बिष्ट जी से पूछे कि क्या उसमें ऑर्डर हुआ है, क्या निर्णय हुआ है। तो इसलिए किशोर उपाध्याय जी की बात बहुत हल्की बात है। वो जल जंगल की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, उसमें बीजेपी ने क्या लाभ दे दिया, जल की वो बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, खेती किसानी की बात करते हैं, लेकिन कहाँ कोई ऑर्डर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें। अब वो मेडिकल कॉलेज की बात टिहरी में कर रहे थे, तो मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या केंद्र की सरकार ने जो एनएमसी है, क्या उसमें उन्होंने स्वीकृति दे दी है मेडिकल कॉलेज? तो खाली जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी का काम है। पिछले दिनों उन्होंने यूसीसी का हल्ला मचाया, क्या वो उस यूसीसी का मैं पूछना चाहता। ये खाली केवल उत्तराखंड में इस समय मूल निवास और भू कानून दो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि उन दो विशेष और तीसरा मुद्दा राजधानी का मुद्दा है। इन तीन मुद्दों को भटकाने के लिए किशोर उपाध्याय ने ये नया एक सिगुफा छोड़ा है, जिससे लोगों का ध्यान भटके, जबकि ये विशुद्ध रूप से कानूनी विषय है। इस पर कानूनी जानकारों से ही बात करनी चाहिए, और केंद्र की सरकार है वो अमेंडमेंट ला सकती है, तो लाइए ना, जनगणना अधिनियम में अमेंडमेंट लाइए। कहिए ना कि पर्वतीय इलाकों में, और केवल उसमें सीटों का परिसीमन थोड़े होगा, उसमें तो जनजाति की सीटों का होगा, अनुसूचित जाति की सीटों का होगा, सब तरह का उसमें परिसीमन होगा। केवल संख्या ही नहीं होगा, संख्या में, और अब महिला एक्ट आ गया है तो महिलाओं की सीटें भी उसमें होंगी। तो इन सब पर बात करें ना किशोर उपाध्याय जी को अगर करना है, तो केवल वो सीट की क्यों कह रहे हैं कि 11 सीट होंगी, 101 होंगी। वो ये भी डाटा दें कि हम कौन सी सीट एससी होगी, कौन सी एसटी होगी, कौन सी सीट महिला होगी। अगर उनको होमवर्क करना है तो डिटेल से होमवर्क करे, और फिर गृह मंत्री जी को जाकर ये चिट्ठी दे। जी गरिमा जी। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, हमारे साथ में कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास चलेंगे, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर परसीमन की जो मांग की जा रही है वो कितनी ठीक है और इस पर क्या कुछ आगे एक्शन होने वाला है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। कुलदीप राणा जी के साथ में इस बार शुरुआत करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी, जो परिसीमन की मांग हो रही है इस पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई बीजेपी को संविधान पढ़ने की जरूरत है, लेकिन क्या बीजेपी ने या फिर किशोर उपाध्याय जिनका हम नाम ले रहे हैं उनकी ओर से जो मांग की गई है क्या संविधान के अलग जा रही है, और ये मांग क्यों भला की गई, इसकी कितनी जरूरत फिलहाल प्रदेश में पहाड़ को नजर आ रही है? देखिए गरिमा, उत्तराखंड में परिसीमन को लेकर के हमेशा से आवाजें उठती रही हैं। राज्य निर्माण के बाद से, क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, तो उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा से और विधान परिषद से कुल 30 सदस्य उत्तराखंड आए थे, जिनमें 22 जो हैं वो विधानसभा के थे और 8 विधान परिषद से थे। ठीक है, जिसमें नित्यानंद स्वामी जो विधान परिषद के सदस्य थे वो मुख्यमंत्री हुए। ठीक है ना, तो ये उस समय का आंकड़ा रहा। लेकिन उसके बाद जब 2002 में राज्य में पहला चुनाव हुआ तो ये आंकड़ा बदल गया उसके बाद। ठीक है, और अब जो सामने हमारे सामने उत्तराखंड में विधानसभा की जो 70 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें इसमें शामिल हैं। क्योंकि उत्तराखंड राज्य की में परिसीमन पर बात करने से पहले हमें थोड़ा सा उत्तराखंड राज्य की मांग और उत्तराखंड राज्य के जो भौगोलिक ढांचा है उसको समझना होगा। देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है कि उत्तराखंड का आंदोलन विश्व के सबसे बड़े आंदोलनों में और सबसे लंबे समय तक चलने वाले आंदोलनों में रहा। ठीक है, लेकिन वर्ष 1992, 93, 94 के दौरान जब ये अपने चरम पर था, और उस दौरान जब
मुजफ्फरनगर कांड हुआ, जब हमारे आंदोलनकारी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रहे थे, तो उसके बाद इन चीज़ों को लेकर के मांगे और बढ़ी और राज्य में चीज़ें और सुलझी। ठीक है, इसी दौरान वर्ष 2000 में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया। ठीक है, केंद्र में एनडीए की सरकार थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। जब उत्तराखंड राज्य की मांग हो रही थी तो उत्तराखंड राज्य की मांग उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को, जो इस समय उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के विकास को लेकर के ये मांग हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते हुए जो पर्वतीय क्षेत्र था हमारा वो अक्सर पिछड़ रहा था। यहाँ तमाम सारी चीज़ों को लेकर के कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, जिनमें सड़कें हैं, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये तमाम सारी चीज़ें रहीं। ठीक, लेकिन उस दौरान जब राज्य आंदोलन के दौरान जब मांग रही, क्योंकि यहाँ पर पीसी थपलियाल साहब हैं, पुराने व्यक्ति हैं और उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उस समय मात्र 8 जिलों को लेकर के उत्तराखंड आंदोलन की मांग थी। उत्तराखंड आंदोलन में ये मांग थी कि उन्हें 8 जिले चाहिए। ठीक है, जिनमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर का कहीं जिक्र नहीं था। वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती हुई, हालांकि वो 6-8 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री बन पाई। वहाँ पे मार्च में उनका शपथ ग्रहण हुआ और सितंबर में वो हट गई। लेकिन सितंबर माह में उनके हटने से पहले उन्होंने उत्तराखंड जो ये क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर उन्होंने 3 नए जिले बनाए, जिनमें चमोली से अलग होकर के रुद्रप्रयाग, ठीक है, और अल्मोड़ा से अलग होकर के बागेश्वर और पिथौरागढ़ से अलग होकर के चंपावत, 3 नए जिले बने। ठीक है, तो अब ये नए जिले बनने के बाद उत्तराखंड इसका स्वरूप बदल गया। जो 8 जिलों की मांग थी वो 11 जिलों में तब्दील हो गई। ठीक, लेकिन जब राज्य बना तो हमारे सामने हमें जो नया क्षेत्रफल मिला, उसमें हरिद्वार भी और उधम सिंह नगर भी शामिल था, जिसके फलस्वरूप आज हम 13 जिलों के रूप में इसको देख रहे हैं। अब ये जो मैदानी जिले हैं, इन मैदानी जिलों के जुड़ने से उत्तराखंड के जो विकास की जो अवधारणा थी, जिन चीज़ों को लेकर के ये मांग चल रही थी, वो सर्वाधिक प्रभावित हुई, और जिसका हम अब स्पष्ट रूप से हम उसका असर देख रहे हैं उत्तराखंड राज्य में। क्योंकि जब परिसीमन हुआ, और जैसा अभी थपलियाल जी ने भी बताया, क्योंकि मैं उस समय देहरादून में पत्रकारिता कर रहा था और हम लोगों ने काफ़ी खबरें उस दौरान लिखी परिसीमन को लेकर के। एक पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं SS पांगती साहब, उन्होंने उसमें बड़ा प्रयास किया। UKD के कई बड़े नेता रहे, काशी सिंह हैरी सरीखे लोग, इन लोगों ने इसमें काफ़ी काम किया। ठीक है, और लगातार हम उस चीज़ को लेकर के काम कर रहे थे। लेकिन जो परिसीमन के बाद चीज़ें बदली, उससे नतीजा ये हुआ कि जो पहाड़ी परिक्षेत्र है, क्योंकि जो परिसीमन का संवैधानिक आधार है वो जनमानस है, वो क्षेत्रीय आधार नहीं है, वो भौगोलिक आधार नहीं है। वो देखता है कि किस क्षेत्र, क्योंकि जो प्रतिनिधित्व होगा विधानसभा में या लोकसभा में वो जनमानस का होगा। तो जनमानस के प्रतिनिधित्व को देखते हुए जिस क्षेत्र में जितना जनमानस होगा उसी के अनुसार उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलता है। और उसका खामियाजा ये हुआ कि पहाड़ी जिलों से विधानसभा की सीटें उतर करके मैदानी जिलों में आ गई। आज इन्हीं 2 मैदानी जिलों में, जिनमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर शामिल हैं, सर्वाधिक इन 2 जिलों में 21 सीटें हैं। जी, ठीक, तो अब पहाड़ के कई जिले ऐसे हैं जिनमें 2, 3 सीटें, 4 सीटें हैं। अब एक सामान्य सी अवधारणा बात यह है कि अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ इस प्रदेश के सबसे बड़े जिले हैं, और इस प्रदेश के नहीं, मैं समझता हूं कि भौगोलिक रूप से शायद वो इस देश के सबसे बड़े जिलों में शामिल होंगे। ठीक, लेकिन वहां जो विधानसभा की स्थिति है वो कमोबेश, जैसे चमोली में कितने हैं, चमोली में 3 सीटें हैं, रुद्रप्रयाग में 2 सीटें हैं। ठीक, उत्तरकाशी, और यही हाल पिथौरागढ़ का भी है। तो और मैदानी क्षेत्रों में सीटें बढ़ गईं, तो जो प्रतिनिधित्व था वो पहाड़ों से घटा और मैदानी क्षेत्रों में बढ़ा। और जो पहाड़ के विकास की मांग थी, जो वर्ष 1992-93 के आंदोलन के दौरान थी, वो कहीं ना कहीं दोबारा से उभर कर आने लगी। क्योंकि आज एक सामान्य सी बात है
कि एक उत्तराखंड में एक विधायक को विधायक नीति के रूप में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो अगर मैं चमोली जिले की बात करूं तो चमोली जिले में 3 विधायक हैं, तो चमोली जिले को कितने मिले? 15 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम हरिद्वार की बात करें या उधम सिंह नगर की बात करें तो यहाँ 10 से 11 विधायक हैं, तो 50 से 55 करोड़ रुपए यहाँ मिलते हैं। तो विकास के कार्य और विकास किन क्षेत्रों में ज्यादा होगा? ठीक। दूसरा, जो पहाड़ की भौगोलिक स्थिति है वहां निर्माण कार्यों की लागत जो है वो मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो ये एक अवधारणा ऐसी है बनी हुई जिसको लेकर के पहाड़ों में परिसीमन को लेकर के बातें उठती रहीं। अब आप देखिए कि 30 जब विधायक थे जिसमें एमएलए एमएलसी दोनों शामिल रहे हैं, और उसके बाद जब 70 हो गए, प्रतिनिधित्व तो बढ़ा, तो पहाड़ में कितना विकास हुआ? विकास, और एक बड़ा सवाल उठता है जो आम आदमी उत्तराखंड का पूछता है कि विकास किसका विकास हुआ इन 25 सालों में? तो जो विधायक हमारे चुने गए, जिनको उनके पहाड़ के उन गरीब ग्रामीणों ने वोट दिया, वो देहरादून में आकर के उनके मकान बन गए। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, मुझे 2007 की हम लोग उस समय उत्तराखंड विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला था और हम लोग विधानसभा पहुंचे, तो पहला सत्र था, तो जितने लोग नए विधायक चुन करके आए थे, तो इन विधायकों में एक महिंद्रा की एक गाड़ी थी, बुलेरो को लेकर के बड़ा उस समय पहाड़ों में वो चलता था, एक उत्साह था विधायकों में, और लाइन से सारे विधायकों ने बुलेरो खरीद करके, क्योंकि उसमें नंबर भी नहीं आए थे उनके, विधानसभा में दिखाई दे रही थी, क्योंकि आप 5 साल के लिए चुने गए हैं, लोन से आप गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये स्कॉर्पियो पे आए और अब जो हैं फॉर्च्यूनर पे पहुंच चुके हैं। ठीक। देहरादून में इनके बंगले बन गए हैं। कोई विधायक होगा जिसका शायद देहरादून में मकान ना हो। बिल्कुल। ठीक। तो पहाड़ से पलायन सबसे पहले किसने किया? जनप्रतिनिधियों ने किया। पहाड़ में सबसे ज्यादा विकास किसका हुआ? इन्हीं जनप्रतिनिधियों का हुआ। ठीक। और जो पहाड़ का वासी था, जिसने आंदोलन किया, जिसने लाठी खाई, गोली खाई पहाड़ के विकास के लिए, अपने आने वाली संतति के विकास के लिए, वो अभी भी उसी ठंड में ठिठुर रहा है। ठीक है ना। वो आज भी अस्पताल तो बन गए, बहुत बड़े बड़े अस्पताल बन गए, तो इनमें इनके लिए जिम्मेदार भी तो जनप्रतिनिधि ही रहे ना सर। इनके लिए भी यही सरकारी और यही जनप्रतिनिधि जिम्मेदार रहे जिन्होंने आवाज नहीं बुलंद की। हाँ। तो जब वही सवाल है कि जब 70 जनप्रतिनिधि से यह हाल है, तो अगर 70 से 100 हो जाएंगे तो कितना बदलाव आएगा, कितना फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये अगर नया परिसीमन जो जैसी मांग उन्होंने की है, वो कहीं ना कहीं फिर मैदानी जिलों में सीटें बढ़ेंगी, विकास फिर इन्हीं नेताओं का होगा। 30 सीटें और विधानसभा में नई हो जाएंगी। ठीक है ना। फिर एक नई विधानसभा बनेगी। ठीक। और फिर विधान परिषद का भी गठन हो जाएगा। तो नेताओं के लिए तो रोजगार से लेकर के और विकास तक की सारी जो चीजें हैं वो तो फिर नेताओं के लिए पक्ष में जाएंगी ना, जनता के पक्ष में क्या जा रही हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है जो परिसीमन को लेकर के जनता के मन में दुविधा के साथ साथ कई सवाल पैदा करता है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात आपने बहुत अहम कही कि 70 में जो चीज स्थिति थी, क्या वो 100 में एकदम से बदल जानी है? जब तक नियत और मंशा नहीं बदलेगी तब तक क्या चीजें थोड़ी बदलने वाली हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। प्रांजल नौडियाल साहब हमारे साथ में है, महासचिव भू कानून संघर्ष समिति की ओर से। स्वागत सर आपका भी। प्रांजल जी, विधायक की मांग पर धामी सरकार विचार कर रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। इस पर हम विस्तार से आपसे बात। प्रांजल नौडियाल साहब का रुख करेंगे, महासचिव भू कानून संघर्ष समिति की ओर से। प्रांजल साहब, उत्तराखंड में परिसीमन की मांग तेज हो गई है एक बार फिर से। इसके पहले भी ये मांग होती रही, लेकिन कुलदीप जी ने बहुत अहम बातें कही कि सर जो विकास हुआ वो जनप्रतिनिधियों का हुआ, राजनीतिक दलों का हुआ। 70 से 100 हो जाएंगे, क्या बड़ा अंतर आ जाएगा? जनता के लिए सोच कौन रहा है? भले ही अलग अलग मुद्दे, अलग अलग चीजें पार्टियां या पार्टी के बड़े बड़े नेता निकाल कर लेकर आते हैं, और बीजेपी में तो खास तौर पर सत्ता पक्ष में हम देख रहे हैं अभी परिसीमन की मांग अचानक से तेज हो गई है। क्या ये वाकई में विचार कर रहे हैं? फिलहाल धामी सरकार ने विचार करने की बात कही है, लेकिन इससे बदलाव कितना होगा, इसकी जरूरत कितनी है? बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी इस चर्चा में मुझे मौका देने के लिए, और सभी मेहमानों का भी मुझे हार्दिक अभिनंदन। हम शुरू से मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति शुरू से ही मूल निवास, भू कानून और परिसीमन जैसे मुद्दों पर पहले से ही ये बात बार बार कहती आई है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि परिसीमन आप किस आधार पर इस विषम भौगोलिक क्षेत्र में करने वाले हैं। पहले इसकी एक डेफिनेशन, एक इसका क्राइटेरिया तय कीजिए।
क्या ये भौगोलिक उस पर परिसीमन होने वाला है, क्या ये पॉपुलेशन के पे बेस होने वाला है? अगर पॉपुलेशन पे बेस होने वाला है, जैसे संविधान में व्यवस्था है जो हमेशा से होता आया है, तो जो है जो सीटें जो लगातार जो है पहाड़ की कम हुई हैं, और जिस अवधारणा से प्रदेश बनाया गया था कि यहाँ पर पहाड़ का जो है विकास होना चाहिए था, वो तो हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार वो हाशिए पे गया है। आप अभी देखिए परिसीमन का जब से ये मुद्दा जो है बार बार ये इसमें उठा है, तो दक्षिण भारत के राज्यों ने भी M.K. स्टालिन ने आपने सुना होगा, और चंद्रबाबू नायडू जो खुद एनडीए का पार्ट रहे हैं, उन्होंने भी ये बात अपने कहनी शुरू कर दी है कि महिलाओं के ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमें जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, डी पॉपुलेशन की बात एक तरफ हो रही है, और एक तरफ बात हो रही है कि पॉपुलेशन जो है आधार पर अगर परिसीमन होता है तो दक्षिण भारत से भी ये सीटें कम होंगी। तो जो है वो अपने राज्यों में ये उन्हीं के मतलब घटक जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जो है आपको हमें अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी जो है नॉर्थ इंडिया में जो है सीटें लोकसभा की बढ़ेंगी और हमारी सीटें यहाँ पर कम होंगी। तो हमारा जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें जो है और ज्यादा जो है हमारी भागीदारी कम होने वाली। देखिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही गंभीर सवाल है। हम बार बार ये बात कहते आए हैं कि यहाँ पर जैसे पीसी थपलियाल जी भी कह रहे थे कि प्रतिनिधित्व जो होता है वो लोगों का होता है, प्रतिनिधित्व किसी भी एरिया का नहीं हो सकता है। तो जो भी हमें जब भी ये परिसीमन होना है ये पॉपुलेशन के बेस पे होना है। और हमने जो है एक तो मुझे ये समझ नहीं आया कि किस प्रकार से ये जब आपने राज्य पुनर्गठन जब हुआ तो किस प्रकार से जो है इतने बड़े ये मैदानी क्षेत्र इसमें जोड़ दिए गए। और अब जब हम बार बार कह रहे हैं कि इस प्रदेश की डेमोग्राफी बार बार ये बात उठाई जा रही है कि चेंज हो रही है, बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है मलिन बस्तियां यहाँ पर लगातार बसाई जा रही हैं। इसमें दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने पूरी भागीदारी निभाई है। यहाँ पर नदियों के किनारे जो है बाहर से लाए हुए लोगों को लगातार यहाँ पर बसाया गया। यहाँ पर हमारे इतने जनप्रतिनिधि हैं और जो लगातार जिनकी पॉलिटिक्स ही जो है मलिन बस्तियों को बसाने पर, बाहर से लोगों को लाकर यहाँ पर जो है उनको वोट बैंक की राजनीति करने पर निर्भर रही है। और अब यही लोग परिसीमन की बात करते हैं, सीटें बढ़ाने की बात करते हैं। अगर सीटें बढ़ती भी हैं तो ये मान के चलिए कि पॉपुलेशन के आधार पर जब परिसीमन होगा तो पहाड़ों की सीटें पहले भी कम हुई हैं, आगे भी कम होंगी, क्योंकि सरकारों ने ऊपर से शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरीके से खत्म कर दिया है पहाड़ों में, और लोग वहां पलायन पर मजबूर कर दिए गए हैं। और वो पलायन यही नहीं है कि यहाँ के मैदानी क्षेत्रों में जाकर रुका है, ये दिल्ली, बंबई, सब जगह जो है पलायन करके लोग गए हैं, जहां पर उन्होंने अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए वो दूर दूर क्षेत्रों में गए। और यहाँ पर जो है प्लान्ड वे में 2 तरीके से, एक पूंजीपतियों को लगातार जमीनें देकर, कभी इंडस्ट्री के नाम पर और कभी जो है विभिन्न जो है कारणों से जो है लचीले कानून बनाकर यहाँ पर बाहर के लोगों को यहाँ बसाने का लगातार काम किया है। एक पूंजीपतियों को जमीनें दी गई हैं, दूसरा जो है मलिन बस्तियां बसाई गई हैं, और अब इनके नियमितीकरण की भी बात हो रही है। तो डेमोग्राफी तो ऑलरेडी चेंज हो रही है, बहुत तेजी से यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और जब परिसीमन होगा और अगर सीटें बढ़ेंगी तो भी आप देखेंगे कि मैदानी क्षेत्रों में सीटें ज्यादा बढ़ेंगी। और जिस अवधारणा से ये प्रदेश बनाया गया था, मैदानों में से लोग वो अभी जैसे आपने अभी थोड़े टाइम पहले भी सुना होगा कि जो निकायों में जो रैपिड सर्वे होने वाला है वो केवल पूछ के कर लिया जाएगा कि आप फलानी जाति से हैं, और जो रिजर्व सीटों में हैं तो उन उम्मीदवारों को जगह यहाँ पर मिल जाएगी जो रिजर्व कैटेगरी से बाहर से भी लोग यहाँ पर आए, तो वो आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। हम बार बार ये बात कहते हैं कि हम मूल निवास, भू कानून, ये परिसीमन की लड़ाई, इसमें जो एक अहम लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो अपने जनप्रतिनिधियों की भी लड़ रहे हैं। वो बार बार उन्हें ये लगता है कि शायद हम जो है मैदानों में पॉपुलेशन वहां पे भी चुनाव लड़कर हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिस तरह से पलायन बढ़ रहा है, आने वाले समय में यहाँ पर जिस तरह से बढ़ाना जैसे कैंडिडेट्स को बाहर के से लाकर यहाँ पे लड़ाया गया है, और ये एक एक्सपेरिमेंट लैब की तरह उत्तराखंड का यूज होता है। बाहर से लाकर कैंडिडेट्स को यहाँ लड़ाया जाएगा और बाद में हम लोग मतलब पहाड़ी मूल के लोगों का यहाँ पर जो भाग्य का फैसला होगा, यहाँ पर जो जितने भी नीतियां बनेंगी वो मैदान के लोग तय कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। परिसीमन को लेकर हम सब लोगों को आपस में ये सारे जो है राजनीतिक वो भूलकर हम लोगों को जो है साथ बैठना चाहिए और ये तय करना चाहिए। हम ऑलरेडी एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन रेशियो पे है, हमारा जो रिप्लेसमेंट का आंकड़ा है वो 1.9 है, यानी हम ऑलरेडी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। और बहुत जल्दी जिस तरीके से हमारे यहाँ स्थिति चल रही है, बहुत जल्दी ये जो है 1.5 के आसपास पहुंचने वाला है। ठीक है सर। तो स्थिति बहुत गंभीर है
परिसीमन को लेकर सभी लोगों को गंभीरता पूर्वक बैठना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इसका आधार हमें क्या बनाना चाहिए, ताकि हम जो है अपने पहाड़ की सीटों को सुरक्षित रख सकें, हम मैदानों में भी उस तरीके का एक जो है सामंजस्य बिठा सके। और जो जिस लेकिन अवधारणा सर के बात हिसाब तो से वही ये है ना कि वो प्रदेश बनाया सामंजस्य गया था। नहीं बैठ पा रहा है, और जो भी दल सोच रहे हैं, 2 दल बड़े यहाँ पर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, इनकी ओर से हमेशा सत्ता का सुख भोगा गया, लेकिन इनकी ओर से विचार कितना किया गया? अभी फिर से मांग उठ गई है, फिर से विचार हो रहा है, लेकिन असल में परिसीमन की मांग जिस सोच को लेकर, जिस मंशा के साथ उठाई जानी चाहिए, क्या वो मंशा क्लियर है? क्या दलों ने उतनी सजगता के साथ में उस काम को पूरा किया जिसके लिए परिसीमन की मांग की जा रही है? जो कारण दिया जा रहा है, क्या उस पर उतना काम हुआ? कुलदीप जी। देखिए गरिमा, पहली बात तो यह है कि उत्तराखंड में भले सरकारें राष्ट्रीय दलों ने बनाई हो, चाहे भाजपा ने या कांग्रेस ने बनाई हो, लेकिन सत्ता का सुख तो यूकेडी ने भी खूब लूटा है। हाँ। और तब से लेकर राज्य बनने के से लेकर के और वर्तमान समय तक ये बात अलग है कि वर्तमान 5वीं विधानसभा में यूकेडी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक, लेकिन जब भी यूकेडी का कोई नेता चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचा तो वो सत्ता की गोद में जरूर बैठा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे एनडी तिवारी सरकार की बात रही हो, चाहे जनरल खंडूड़ी के दौरान या निशंक जी के दौरान भाजपा सरकार की बात रही हो, या उसके बाद हरीश रावत जब मुख्यमंत्री बने, विजय बहुगुणा जब मुख्यमंत्री बने, या फिर त्रिवेंद्र रावत के समय की बात रही हो। ठीक है, ये कोई अलग सी चीज नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि परिसीमन को लेकर के जो संवैधानिक व्यवस्था है वो उस दौर की बनी हुई है जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ, ठीक, और उस दौर में भारत की जनसंख्या की स्थिति क्या थी, और उसी दौर उसी हिसाब से उत्तराखंड, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, क्योंकि परिसीमन और पर्वतीय क्षेत्रों का विकास ये एक ऐसा सुलगता सवाल है जो सिर्फ उत्तराखंड को ही नहीं, उन तमाम पर्वतीय हिमालयी राज्यों को परेशान कर रहा है, जहां जहां पलायन से लोग मैदानी क्षेत्रों में आते गए और पहाड़ और सीमांत क्षेत्र खाली होते गए। ठीक, इसमें जो सबसे बड़ी विडंबना रही वो रही सरकारों की भूमिका, क्योंकि अगर सरकारों ने अपनी पॉलिसी में पहाड़ की उन दुश्वारियों को ध्यान में रखा होता, अपनी योजनाओं में पहाड़ की उन दुश्वारियों को ध्यान में रखा होता और वहां के निर्माण और उसकी लागत और उनकी गुणवत्ताओं को ध्यान में रखा होता, तो शायद परिसीमन को लेकर के ये सवाल कभी उठते ही नहीं। इसमें जो सबसे बड़ा गैर जिम्मेदाराना रुख जो रहा वो हमारी सरकारों का, हमारे राजनीतिक दलों का रहा। इस कटघरे में भाजपा भी उतनी ही शामिल है, कांग्रेस भी उतनी ही शामिल है और यूकेडी भी उतनी ही शामिल है। ठीक, टीवी पे आकर के ये तीनों राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर के भले बहस कितनी भी कर लें, ठीक है, लेकिन दोषी ये लोग भी हैं। ठीक, क्योंकि ये सारे लोग उत्तराखंड के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड की जनता का बड़ा प्यार और समर्थन इनको आज भी मिल रहा है, भले ही दल में नहीं है, मतलब सत्ता में नहीं है, लेकिन वो जो एक समर्थन और लगाव रहा वो हमेशा से रहा। गरिमा, उत्तराखंड के लोगों के पास राजनीतिक विकल्प नहीं है ज्यादा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड के पास क्या राजनीतिक विकल्प है? आप भाजपा के पास जाओगे या कांग्रेस के पास जाओगे और या फिर यूकेडी के पास जाओगे। ठीक है, यूकेडी की स्थिरता की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो जनमानस को निराश कर रही है। ठीक है, अब रहे उनके पास भाजपा या कांग्रेस, इन दोनों में से एक को चुनना है। ठीक है, तो आज की डेट में जो परिसीमन को लेकर के बात उठी है, ये स्वाभाविक सी बात है। पहले तो हमारी ये जिम्मेदारी बढ़ रही है कि अगर परिसीमन होता भी है तो कम से कम पहाड़ से और विधानसभा सीटें मैदानी क्षेत्रों में ना आए, हम उसको रोक सकें। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि शांति प्रसाद जी कुछ सीटें भी बढ़ेंगी तो भी मैदानी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ना है। ठीक है, शांति प्रसाद जी को सुन लेते कांग्रेस पार्टी से। शांति प्रसाद जी। कारण वो अभी कह रहे थे कि सब लोग जिम्मेदार हैं, उनकी बात को अगर मान भी लिया जाए तो कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में जितने दिनों तक सत्ता में रही है, एक एनडी तिवारी जी का कार्यकाल अगर छोड़ दीजिए तो 2 साल विजय बहुगुणा जी और 3 साल हरीश रावत, और उसके बावजूद भी जो पिछला हमारा गठन से पहले का कार्यकाल है, यूपी के दौर से लेकर केंद्र सरकार जब से देश आजाद हुआ है, तो आप देखिए ना कि बद्री केदार से लेके माणा तक सड़क यूं ही नहीं पहुंच गई। पहाड़ के जितने गांव हैं वो बिजली से यूं ही नहीं टिमटिमा रहे हैं। जितने गांव हैं उनमें प्राथमिक विद्यालय से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक और इंटर कॉलेज तक ऐसे ही नहीं खुले हैं। वर्तमान की जो सरकार है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की
सरकार पर इसलिए ज्यादा वजन जाता है, इसलिए ज्यादा उनको दोषी माना जा सकता है क्योंकि 15 साल तो इस प्रदेश में उनकी सरकार हो गई, पिछले 8 सालों से उनकी सरकार है और 10 सालों से मोदी जी की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है। मूल निवास का मुद्दा हो, भू कानून का मुद्दा हो, अस्थायी राजधानी का मुद्दा हो, राज्य पुनर्गठन विधेयक का मुद्दा हो, ये सारे तंत्र तो भारतीय जनता पार्टी ने दिए। अगर हम बारीकी से देखें और सोचें तो हमको तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं। आप ध्यान से देखिए ना और पढ़िए चीजों को, तो मैं जहां तक पाता हूं ये सारे दंश भारतीय जनता पार्टी ने दिए। और अब जिस परिसीमन की बात इनके विधायक कह रहे हैं, वो मैं तो उनको सुझाव दे रहा हूं कि जाके माननीय गृह मंत्री जी से मिलिए ना। ठीक है, अब जल्दी से राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, बहुत कम शब्दों में उनकी बात करिए ना, उसमें कहिए कि परिसीमन हम भी चाहते हैं कि पहाड़ में सीटें घटनी नहीं चाहिए, रविंद्र हम जी इसके पुरजोर समर्थक हैं, पहाड़ की सीटें बढ़नी चाहिए, क्षेत्रफल के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, शांति प्रसाद जी, रविंद्र जी को सुन लेते हैं, कुछ कह रहे हैं जल्दी से, वो आपकी बात के काउंटर में कुछ कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, सर जल्दी बोलिए, बहुत कम वक्त है। ठीक है, शांति प्रसाद जी, हो गया अब उनको सुन लीजिए। रविंद्र जी बोलिए। बड़े अच्छे तरीके से लड़की ने अपनी बात को रखी। मैं इनका एक साधारण सा इनसे सवाल का मैं जवाब लेना चाहता हूँ और इनके द्वारा करा हुआ यहाँ का जो मूल निवास को किस प्रकार से चोट पहुंचे उसका एक उदाहरण देता हूँ। बनपुरपुरा है, बनपुरपुरा किस प्रकार से इन्होंने बसाया और उस हाई कोर्ट ने यहाँ के उसे ऑर्डर दिए कि भैया इसे खाली करो, इसे खाली। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा रविंद्र भाई? यहाँ पे सुन लीजिए। ठीक सर, ठीक। अभी देखिए, आप लोगों की ओर से अभी परिसीमन को लेकर इतनी ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है, आप लोग भी लग रहा है कि बिल्कुल सीरियस दिखाई दे रहे, तो कम से कम उस पर काम होना चाहिए और उस परिसीमन के बाद अगर कुछ होना है तो जनता का फायदा हो, जनता को पर असर पड़े, नेताओं का ही विकास अगर होना है तो फिर क्या जरूरत है। कुलदीप जी की बात बिल्कुल ठीक है कि 70 है तो 70 ही रहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ जाएगा, पहाड़ वालों को क्या फायदा मिल जाएगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए, वक्त की बहुत कमी है, मैं अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। उत्तराखंड में परिसीमन की मांग तेज हो गई हो और अब इस मांग को लेकर एक तरफ विपक्ष जो है वो सरकार पर आरोप लगा रहा है, लेकिन दूसरी ओर सरकार इस परिसीमन की मांग को लेकर विचार करना शुरू कर चुकी है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।